रोज कहाँ ढूंढेंगे हम सूरज चांद सितारों को। आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हम MPPSC मेंस में प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास विषय जिसका भाग ए है, उसमें दूसरी यूनिट जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है पढ़ रहे हैं। चंदेल वंश में हमने पिछले 2 लेक्चर में प्रमुख शासकों को कवर किया था। आज हम चंदेल कालीन वास्तुकला, स्थापत्य तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे और आज के वीडियो में चंदेल वंश पूर्ण हो जाएगा हमारा। एकाग्र हो जाइए, हम आपके मन को, कानों को, सभी इंद्रियों को, सभी इनपुट डिवाइसेस को मेरे साथ जोड़ लीजिए। मेरी आवाज़ के साथ में जुड़ जाइए बिल्कुल। एक एक शब्द आपके कान में ऐसे जाना चाहिए जैसे जाकर के जमा हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और जब ज़रूरत होगी उसको बाहर निकलने की तब सटासट सटासट आ जाएगा बाहर। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चंदेलकालीन वास्तुकला, चंदेलकालीन वास्तुकला। मित्रों, चंदेल वंश की कोई एक विशेषता आपसे पूछी जाए कि क्या विशेषता चंदेल में, तो आप बताओगे कि वास्तुकला। खजुराहो के मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसमें वहाँ की वास्तु, वहाँ की मूर्ति कला, मंदिर निर्माण कला बहुत ही समृद्ध है। क्या क्या विशेषताएं थी मित्रों? यहाँ की वास्तुकला में इनकी जो मूर्तियाँ हैं ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब यहाँ की मूर्तियाँ 5 वर्गों में दिखाई देती है हमें। कौन कौन से हैं ये 5 वर्ग? सबसे पहला वर्ग है, इसमें आराध्य देव की मूर्तियाँ हैं। जो मंदिर का गर्भगृह होता है उसमें आराध्य देवों की मूर्तियाँ, जैसे विष्णुदेव को समर्पित मंदिर, शिव को समर्पित सूर्यदेव को, आपने देखा होगा चित्रगुप्त मंदिर हैं। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव, विष्णुदेव को समर्पित लक्ष्मण मंदिर। इनमें जो गर्भगृह में मूर्तियाँ स्थापित की जाती है, उन मूर्तियों को वास्तुविदों ने, जो विशेषता बताने वालों ने, प्रथम वर्ग में रखा है। ये क्लियर है? इस बात को आप आराम से लिख दोगे ना? ठीक है। दूसरा वर्ग, आप गर्भगृह से बाहर आ जाइए तो आप जो प्रदक्षिणा पथ किसी मंदिर का देखते हैं तो वहाँ की आंतरिक दीवारें हैं, उस पर भी देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हैं। अब इसमें परिवार या पार्श्व या आवरण देवताओं की मूर्तियाँ बोलते हैं। जैसे इनका परिवार होता है ना, भगवान शिव का परिवार पार्वती, कार्तिकेय, गणेश। अन्य देवी देवताओं का जो परिवार है ना, उनका गंगा मैया की वो है, और विभिन्न प्रकार के जितने हमारे देवी देवता हैं हमारे धर्म में, उनकी मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। तीसरे वर्ग में हम यदि आकर देखते हैं तो इसमें मंदिर के जो स्तंभ है, खंभे हैं, उन पर सुर सुंदरियों, अप्सराओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। ये तीसरा वर्ग है। चौथे वर्ग में पशु पक्षियों की मूर्तियों को रखा है वास्तुकारों ने। जितने प्रकार की मूर्तियाँ वहाँ मिली हैं, इनको वर्गीकरण करके बांटा हुआ है, और ये विशेषता आप बताओगे। और जो 5वां वर्ग है मित्रों, ये खास बनाता है और कई बार प्रश्न भी किए जाते हैं इस पर। जो 5वां वर्ग है, इसमें मैथुन मूर्तियां हैं। चतुर्दिक एकाधिक स्थानों पर सीधी व अटपटी मुद्राओं में संभोग से समाधि का संदेश देने वाली विभिन्न संभोगरत मूर्तियां वहाँ पर अंकित है। तो ये भौतिकवाद से अध्यात्मवाद का संदेश और इसकी स्थापना और यात्रा को प्रतिबिंबित करती हुई मूर्तियाँ 5वें वर्ग में हैं। आप समझ गए होंगे 5 वर्गों को। आगे बढ़ते हैं, मंदिरों की विशेषताएं थोड़ा जान लेते हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है 7 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको IMP कर लो आप। मोस्ट IMP कर लो। नागर शैली में निर्मित है, पहली विशेषता आप जानते ही हो। आकार, सौंदर्य, मूर्ति संपदा के महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान हैं इसमें। ठीक है, ये बात भी हो गई। शैव, वैष्णव, जैन मंदिरों का शिल्प विधान व निर्माण शैली लगभग समान है। जो शैव जैन जो मंदिर हैं
इनमें जो शिल्प विधान है वो निर्माण शैली तो लगभग समान ही है, कुछ आंशिक परिवर्तन ही किए गए हैं। ये भी यहाँ के मंदिरों की एक विशेषता मानी जाती है। मित्रों, तलछंद व ऊर्ध्वछंद यहाँ के मंदिरों में है, यानी 2 लेयर में ये मंदिर बने हुए हैं और प्रायः ऊंची चौकी पर स्थापित मंदिर है। ये एक चौकी बनाई जाती है 7-8 फीट उस पर, और इन मंदिरों के 3 अंग है, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। ये क्रमशः अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ये भी आप नोट कर लें। गर्भगृह जो है वो मंडप के मध्य हम प्रदक्षिणा पथ को पाते हैं। गर्भगृह की जो हम परिक्रमा करते हैं तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो उसके बाद फिर मंडप आता है, फिर इसके बाहर आने पर अर्धमंडप आता है। तो मंडप और अर्धमंडप में हवन पूजन जो कार्यक्रम होते हैं, भजन संगीत, ये सब उसके लिए बनाए गए हैं। परिक्रमा पथ के आंतरिक भागों पर दीवारों पर पार्श्व मूर्तियाँ, जैसा कि हमने मूर्तियों की विशेषताओं में पढ़ा था, यहाँ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, बृहस्पति, इन अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ। प्रकाश पहुँचने की व्यवस्था मंदिर के अंदर है, ये है बहुत अच्छी विशेषता है। सुंदर शिखर युक्त मंदिर है। पर्सी ब्राउन जो वास्तुविद है ना, उन्होंने प्रशंसा की है। आंतरिक भागों में धार्मिक कर्मकांडों के लिए व्यवस्था है, ये तो मैंने बता ही दी, आप अलग से भी लिख सकते हैं इसको। अब हम दृष्टिपात करेंगे खजुराहो के मंदिर पर। तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, आपने पहले भी पढ़ा होगा मित्रों। कौन कौन से वर्ग हैं? पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह और पूर्वी समूह। आप एक बार अगर इनको याद कर लेंगे कौन से समूह में कौन कौन से मंदिर है, तो जैसे ही कोई मंदिर 2 मार्कर में पूछा जाता है, आप एक पॉइंट आपके लिए मिल जाएगा कि ये पश्चिमी समूह का मंदिर है, ये दक्षिणी। तो इसमें ज़्यादा मशक्क़त की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूर्वी और दक्षिणी समूह के मंदिर याद कर लेते हैं तो आपको बाकी बचे मंदिर पश्चिमी समूह में आ जाएंगे। जो पूर्वी समूह के मंदिर है वो मुख्यतः जैन धर्म से रिलेटेड है। पार्श्वनाथ, घटाई मंदिर और आदिनाथ, तीनों ही जैन धर्म से संबंधित। दक्षिण मंदिरों में दुल्हादेव और चतुर्भुज, दुल्हादेव भगवान शिव और चतुर्भुज भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये दक्षिणी समूह में हो जाएगा। और पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं उनमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। मित्रों, ये स्थापत्य व शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 10वीं से 11वीं सदी के बीच चंदेल वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया, ये भी आप लिखेंगे। नागर शैली में है, ये तो आप लिख ही देंगे। प्रारंभ में 85 मंदिर थे, लेकिन अभी 22 ही शेष हैं, खंडित हो चुके हैं, बाकी समाप्त हो चुके हैं। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको सम्मिलित किया गया और 2009 में भारत के 7 आश्चर्य में इनको सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, खजुराहो को पत्थर पर तराशी हुई नगरी भी कहा जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप आराम से सहजता से आंसर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब कुछ मंदिर जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है और 2 मार्कर आपके लिए बन सकता है, उनको हम चर्चा कर लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने पढ़ा था ये पश्चिमी समूह का मंदिर है, इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। ये सबसे बड़ा और विस्तृत मंदिर है, सबसे विशाल मंदिर है मित्रों। ये 13 फीट ऊंचे चबूतरे पे बना है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है और लगभग 6 किलोमीटर स्क्वायर में इसका परिसर, मंदिर का पूरा परिसर फैला हुआ है। गर्भगृह में संगमरमर निर्मित शिवलिंग है, सबसे विशाल मंदिर है ही सही। नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थापित है और इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की गई है। इतने में से कुछ तत्व तो आपको याद आ ही जाएंगे। मुख्य रूप से आप बताना भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा, आप बताओगे निर्माण विद्याधर ने करवाया था। तीसरा, आप बताओगे कि इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। अगर आप इतना बता देते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगला है लक्ष्मण मंदिर।
ये भी पश्चिमी समूह का मंदिर है। इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। ये विष्णु जी को समर्पित मंदिर है और यहाँ अभिलेख प्राप्त होता है। यशोवर्मन का जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख है वो चंदेल वंश के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देता है। तो ये अभिलेख, ये साक्ष्य की दृष्टिकोण से लक्ष्मण मंदिर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है 64 योगिनी मंदिर। तो ये प्राचीनतम मंदिर है मित्रों। पहली बात, जो 9वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। ये शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये अब सिर्फ खंडित अवस्था में है। इसके ध्वंस अवशेष ही बचे हुए हैं। चित्रगुप्त मंदिर की हम बात करें तो इसका निर्माण गंडदेव ने करवाया था दोस्तों। सूर्य देव को समर्पित मंदिर है ये। और सूर्य पर जो प्रतिमा है उसके बगल में दाहिनी ओर चित्रगुप्त की प्रतिमा भी है, तो ये आप याद रखें। मतंगेश्वर मंदिर की हम बात करें तो इसका निर्माण हर्षवर्मन ने करवाया था। ये भी भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भटकत मणि की स्थापना की गई है। कौन सी मणि? भटकत मणि। ज़्यादा मतंग होने पर भी भटकना ही है, ठीक है। अगला है घटाई मंदिर। पूर्वी समूह में स्थित है और ये जैन मंदिर है। 2 बिंदु हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात घटाई मंदिर की, यहाँ महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। बड़ी सुंदरता से उत्कीर्ण किया गया है, ये आप याद रखें। घटाई मंदिर में दूल्हादेव मंदिर की बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है। दक्षिणी समूह का मंदिर है ये। सहस्त्रमुखी शिवलिंग यहाँ स्थापित है और ये अभी खंडित अवस्था में है। बहुत सारे मंदिर वहाँ खंडित अवस्था में हो चुके हैं। मित्रों, अब हम चंदेलकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर नज़र डालें। वैसे तो ये कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला वंश है, फिर भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कदाचित, क्योंकि MPPSC का कोई भरोसा नहीं है, वो पूछ लेता है ऐसा प्रश्न, तो ये आपका कॉमन सेंस लगाना यहाँ पर। देखो, सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी में क्या था? राजपूत काल चल रहा था। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था विकास हो रहा था। जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था तो शिथिल हो चुकी थी, लेकिन जाति व्यवस्था का, तो ये वर्ण और जाति दोनों व्यवस्था नज़र आती है। जीवन धार्मिक था। इतने मंदिर बन रहे हैं, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, बौद्ध, तो जीवन बहुत धार्मिक था, आस्तिक जीवन था। आप इसमें पॉइंट बना देना। कला एवं संस्कृति, कला से परिचय था समाज का, सांस्कृतिक समाज था। शिक्षा प्रणाली वेद, पुराण, विज्ञान, गणित, वास्तुकला, है ना, शिल्पकला इत्यादि की शिक्षा दी जाती होगी, तभी तो इतना विकास हुआ वहाँ मंदिरों का। तो आप लिख देना। मुख्यतः पुरुषों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, स्त्री शिक्षा के ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। स्त्री व दासों की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, यानी ना तो कोई ज़्यादा उल्लेख मिलता है दास प्रथा का इस समय तक, और स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन स्त्रियां गृह कार्य में ही संलग्न रहती थी। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्पकला इत्यादि सब उन्नत दशाओं में थे चंदेल वंश के समय। पशुपालन, कृषि, व्यापार, शिल्पकला। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? लोकतंत्र था? अरे लोकतंत्र था क्या? नहीं था, राजतंत्र था। राजा थे, राजा के अंतर्गत सामंत थे। सैन्य संगठन कैसा था? आपने विद्याधर, धंग, इनके बारे में सुना होगा, कितनी कितनी लड़ाइयों को जीता है, साम्राज्य विस्तार किया। तो सेना प्रशिक्षित थी कि ऐसे ही उटपटांग थी? प्रशिक्षित थी। असंगठित थी, इधर उधर घूमती रहती थी कि संगठित होगी? संगठित। और क्या होगी? हाथी, घोड़ा, पैदल, ये सब सेना रहती है। ये कॉमन सेंस लगा के लिखना। हस्ती सेना थी, अश्व सेना थी। नाराज, भीदीपाल जैसे अस्त्र चलाए जाते थे, तीर, ये तो अब आप कॉमन सेंस की बात है यार। अब न्याय प्रणाली की बात करें तो स्थानीय अदालतें तो हर जगह हर समय थी। भारत में पंचायतों का अस्तित्व प्रारंभ से ही रहा है। गांव के स्तर पर ही विवाद समाधान के तंत्र स्थापित थे। अंतिम राजा न्यायाधीश, अंतिम न्यायाधीश राजा, ठीक है, ये बात याद रखें। तो इस प्रकार से आप इसकी बता देना व्यवस्था। और ये हमारा वंश आज समाप्त होता है। आप इसके नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। हम सारे वंश पूरे होने के बाद 2-3 क्लासेस आंसर राइटिंग की भी बनाएंगे और मैं खुद आपको उत्तर लिखकर बताऊंगा। तो आप निश्चिंत रहे, जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और
निश्चित रूप से हम समय को बदल कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।